तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है लोकसभा के अंदर। आज देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग जारी और उसके बाद नतीजा। पहली हिंदुस्तान की एक जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें एक ट्राइबल लेडी, गर्व की बात है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की अगली राष्ट्रपति होंगी और 25 जुलाई को वो शपथ लेंगी। रामनाथ कोविंद जो हमारे अब तक राष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा और उसके अगले ही दिन यानी 25 जुलाई से रायसीना हिल्स पर द्रौपदी मुर्मू जी का राज होगा। वो हमारे देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। अगर आप उनकी कहानियों को पढ़ें तो बहुत सारी प्रेरणा भी मिलेगी। जिस तरीके से उन्होंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, काम किया, एक बेहद सुशील, शालीन, पढ़ी लिखी, अपने परिवार के लिए जो कुर्बानी दी, अपने इलाके के लोगों के लिए जो कुछ किया, वो पढ़ने लायक है। तो बड़ी गर्व और खुशी की बात है कि ऐसे इलाकों से और ऐसे लोग जो सच में जिस तरीके से मेहनत करते हैं, इस देश की सबसे ऊंची कुर्सी, प्रथम नागरिक भारत के होने का, जिसे इस तरीके से एक खिताब मिलता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी देश की अगली राष्ट्रपति, 25 जुलाई को शपथ समारोह। और इत्तेफाक से आज श्रीलंका में भी नए राष्ट्रपति का एक तरह से चुनाव हुआ, चुन ही लिए गए थे और वहाँ पे भी अब एक नया राज शुरू होगा। तो ये तो रही राष्ट्रपति को लेकर ताज़ा अपडेट। अब आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि कुकू एफएम पर भी आप तमाम तरह की कहानियां सुन सकते हैं, अपनी मनपसंद की कहानियां। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है और अलग अलग तरह की इसमें कहानियां हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक मोपाला कांड 1921, बड़ी रोचक कहानी है, आप चाहे तो इसको सुन सकते हैं, मोपाला कांड। इसके अलावा गोरखा रेजिमेंट, अक्सर आपने नाम सुना होगा, हमारी भारतीय सेना के अलग अलग जो विंग है उसमें गोरखा रेजिमेंट, बहुत सारी कहानियाँ इससे जुड़ी हैं। तो कुकू एफएम ऐप पर इस तरह की तमाम कहानियाँ, दिलचस्प कहानियाँ, मनोरंजक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप अपनी मनपसंद की सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कल आपको डिटेल में मैंने बताया कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले 6 शूटरों में से 2 शूटर, मन्नू और रूपा, इनका पंजाब पुलिस ने, वहाँ की एंटी गैंगस्टर जो स्पेशल टीम है, टास्क फोर्स, उसने इनकाउंटर किया था। उसके बाद बहुत सारी जानकारी छनकर सामने आई। करीब 55 दिन से 2 शूटर, बल्कि एक तीसरा अभी भी फरार है। ये कैसे छुपे हुए थे, कैसे भागे हुए थे और फिर कैसे अटारी तक पहुंचे और इस हवेली का राज क्या है। तो पूरे शूट आउट की पूरी कहानी, कैसे पुलिस तक ये जानकारी पहुंची, कैसे खुद दोनों मौत के मुंह में आए और उस हवेली का राज क्या है जिस हवेली में ये छुपे हुए थे, जिसे भूथा हवेली भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। और दूसरा ये कि ये अटारी के करीब ही क्यों थे, आखिर इनका मकसद क्या था। एक मैंने आपको कहानी में कल बताया था कि कैसे एक सीसीटीवी कैमरा मिला था जिसमें एक मोटरसाइकिल बाइक पर 2 लोग नजर आए थे। ये कहानी बात का है, उससे पहले से ही कहानी शुरू हो गई थी। कहानी ये थी कि 11 जून को, 11 जून को पंजाब के मोहाली इलाके के लांडरा इलाके में एक जौहरी की दुकान थी। इस जौहरी की दुकान पे 11 जून को एक रॉबरी होती है, एक डाका पड़ता है और इसके बाद वहाँ से लाखों रुपए का सामान लूट लिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज, बाकी चीज़ों से पुलिस जो लुटेरे थे उनकी तलाश करती रहती है और आखिरकार मोहाली पुलिस को कामयाबी मिलती है। इस डाकाजनी के कई दिनों के बाद पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम था परमादलीप सिंह। तो परमादलीप सिंह मोहाली पुलिस के कब्जे में आ गया। उसके पास से एक .32 बोर का पिस्टल मिला। इसके अलावा करीब 2.25 केजी सिल्वर जो लूटा गया था उसी जौहरी की दुकान से, 380 ग्राम 380 ग्राम सोना, गोल्ड, ये भी बरामद हुआ। और पुलिस ने इस रॉबरी की पूरी जो केस था इसको सुलझा लिया। अब तक मोहाली पुलिस को यही लग रहा था कि चलो उन्होंने एक रॉबरी के केस को सुलझा लिया है। जो मेन अक्यूज था परमादलीप सिंह, वो भी मोहाली पुलिस के कब्जे में। बट ये मामला अभी तक रॉबरी का था। अब पुलिस ने आमतौर पर जब ऐसे केस सुलझाती है तो बहुत सारी रॉबरी के और भी केस होते हैं, डाकाजनी के होते हैं। तो मोहाली पुलिस ने ये तय किया कि चलो ज़रा परमादलीप सिंह की और कुंडली खंगालें, किसने और भी तो कहीं पूछताछ भी की उससे कि तूने और कहाँ कहाँ ऐसे हाथ मारा। वो इनकार करता रहा, लेकिन खामोशी से इधर परमादलीप सिंह की कुंडली पुलिस ने खंगालनी शुरू की। उसका नाम, पता, पुश्तैनी घर, माँ बाप,
सब पूरी कुंडली निकाली। जब ये कुंडली खंगाल रही थी मोहाली पुलिस, तो अचानक एक ऐसी जानकारी मिली जिसने मोहाली पुलिस की आंखें चौंधिया दी। एक तरह से पता चला कि ये प्रमदलीप सिंह एक मामूली सिर्फ लुटेरा नहीं है, बल्कि पूरी पंजाब पुलिस इस वक्त जिन दो लोगों को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही है, ये उनका करीबी और दोस्त है। और वो दो लोग थे मनप्रीत मन्नू और दूसरा रूपा। ये दो वो लोग जिन्होंने मूसेवाला पर गोली चलाई थी। अब एक लूटपाट की तफ्तीश के दौरान अचानक ये पता चलना है कि जो मोस्ट वांटेड इस वक्त पंजाब में, जो मूसेवाला का कातिल है, ये उसका करीबी है। मोहाली पुलिस ने फौरन ये बात अपने सीनियर अफसरों को बताई। मूसेवाला के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस की जो एंटी गैंगस्टर स्पेशल टास्क फोर्स है वो कर रही थी। उन तक ये बात पहुंची कि मोहाली में जौहरी की दुकान पर लूटपाट हुई है और वहाँ एक शख्स पकड़ा गया है और वो रूपा और मन्नू का करीबी और दोस्त है, दोनों का। एटीजीएस ने फौरन अब प्रमदलीप को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई तो मेन पूछताछ यही था कि 29 मई के बाद की तू कहानी बता। जब सिद्धू मूसेवाला को शाम को मारा गया 29 मई की शाम को, उसके बाद से सब अलग अलग भागे, तो उसके बाद क्या तू मन्नू और रूपा से मिला, बात हुई, देखा? अब पुलिस ने अपने तरीके से बात करनी शुरू की। पहली चीज उसने बताया कि हाँ, मोगा में वो दोनों आए थे। और ये जो सीसीटीवी फुटेज की बात आ रही थी, जो तस्वीर है, मैं कहूँगा भी कि दीपक को आपको दिखाए इसी कहानी में, जिसमें वो दोनों बैठे हुए हैं, दो शख्स बैठे हुए हैं एक चोरी की बाइक पर। ये कोई और नहीं बल्कि रूपा और मन्नू थे। तो ये खबर कि मोगा में आए, किस दिन आए, जब उसने तारीख बताई, तो फिर एटीजीएस ने उन इलाकों की जहाँ पर इसने कहा था कि वो आए थे, उन इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, क्योंकि खबर मिली थी पक्की। और इत्तेफाक से सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों कैद मिले। इससे लग गया कि जो प्रमदलीप कह रहा वो सच है। अब इसी के बाद पुलिस ने प्रमदलीप को अपने शिकंजे में लेकर अब उससे बोला कि तू के करीबी है, दोस्त है, उन दोनों का ठिकाना बताता जा। उसे जितनी जानकारी थी वो बताता गया। पुलिस उस हिसाब से अलग अलग जगहों पर दबिश डालती रही, मुखबिरों को भेजती रही, लेकिन वक्त बीतता गया, मिला नहीं। प्रमदलीप ने कहा कि चूंकि अब वो डरा हुआ भी है, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं करते हैं, जबकि प्रमदलीप के फ़ोन को भी पुलिस ने अपने रखा हुआ था लेकर कि शायद वो फ़ोन आए और उससे पता चल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी दौरान पूछते पूछते प्रमदलीप ने एक बात बताई। उसने कहा कि मन्नू और रूपा, ख़ासतौर पर इनमें से जो रूपा है, ये नशे का आदी है और हेरोइन लेता है। उसने कहा कि करीब कुछ साल पहले एक मामूली लड़ाई के मामले में ये जेल गया था, फरीदकोट, और जेल में जब वो गया तब तक वो नशे का आदी था। बट जेल जाने से पहले वो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था। जेल में गया तो बड़े बड़े गैंगस्टर मिले, विरोधी गैंग मिले, पिटाई हुई, बाहर आया, और उसके बाद कुछ बड़े गैंग ने सर पे हाथ रखा, तो धीरे धीरे वो बड़ा गैंगस्टर बन गया। लेकिन नशे की लत थी। अब पैसे चाहिए थे नशे की लत को पूरा करने के लिए। घर वाले उसकी चाल चलन को देखते हुए उससे दूरी बनाए हुए थे। उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, घर से निकाल दिया। 4 साल पहले उसे बेदखल भी कर दिया जायदाद से। अब और ये देखिए कि उसका एक भाई भारतीय सेना में है, रूपा का, इंडियन आर्मी में। तो अब वो घर से भी बेदखल, वो उसने घर छोड़ दिया। लेकिन नशे की लत पूरा करने के लिए अब उसने चोरी, लूट, राहजनी ये शुरू कर दी और इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहा। फिर उसके हाथों मर्डर भी हुआ। फिर उसकी मुलाकात इधर मन्नू से हुई। मन्नू भी ड्रग्स का आदी, दोनों का ये कॉमन एक इंटरेस्ट। अब दोनों खासतौर पर हेरोइन लेने लगे। कहते हैं कि जो भी इन्होंने वारदात की, क्राइम की, नशे में ही करते थे। इसके बाद धीरे धीरे बात बढ़ी आगे और उसने बताया कि जब ये सब कुछ हुआ 29 मई के बाद ये लोग अगले कुछ दिन तो पंजाब में रहे, लेकिन फिर गोल्डी बराड़ का हुक्म आया कि पंजाब पुलिस इस वक्त बुरी तरह से पीछे पड़ी हुई है उन लोगों की तलाश में जिन्होंने मूसेवाला पर गोली चलाई है। तो जो 6 शूटर इसमें शामिल थे, हर एक के लिए हुक्म था कि उनका इंतज़ाम हो गया, कहाँ कहाँ जाना है। हरियाणा, राजस्थान, जहाँ लॉरेंस बिश्नोई का अपना जलवा था, जहाँ पे उसका दबदबा, उसके लोग थे, वहाँ पे कुछ इंतज़ाम किए गए छुपने के लोगों के। कुछ के गुजरात में, ताकि बिल्कुल ही पंजाब पुलिस और इन सबको भनक भी ना लगे। जहाँ मुंद्रा पोर्ट से पकड़ाए भी थे वहाँ, कुछ को अलग अलग। लेकिन ये साफ हुक्म था गोल्डी बराड़ का कि काम होने के बाद पंजाब में नहीं रहना।
सभी शूटर इस बात को मानते हुए पंजाब से आखिरकार निकल गए। निकलने के बाद इधर उधर भागे, कुछ पकड़ाए भी। उन्हीं में मन्नू और रूपा भी निकल गया पंजाब से। अब कुछ दिन इधर उधर रहे, छुप तो रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इनकी लत जो है इनके आड़े आ गई। अब उस वक्त तक ये था कि 6 शूटरों की दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शिनाख्त भी कर ली, हर जगह ढूंढा जा रहा है, और ये भी था कि मोबाइल और इन चीज़ों से संपर्क नहीं होना है। तो जो गोल्डी बरार और लॉरेंस के लोग थे इधर उधर अलग अलग राज्यों में, वो भी इनको छुपने का तो इंतजाम कर रहे थे। लेकिन पुलिस का एक और टेक्निक है कि उन्हें भी ये बात पता थी उस वक्त से पहले भी कि ज़्यादातर इसमें से पंजाब के जो गैंगस्टर हैं वो ड्रग्स के आदी हैं। तो एक तरीका ये भी था कि ऐसे इलाकों में ऐसे लोगों के बारे में पता करना जहाँ अचानक कोई लोग ड्रग्स की मांग कर रहे हैं, खासतौर पर हीरोइन हो रही है, कोई नया ग्राहक आया तो उससे भी क्लू मिलता है। तो पुलिस ने यह भी जाल बिछा रखा था। अब यह भी खतरा था कि अगर ये ड्रग्स मंगाएं और पुलिस के मुखबिर तक बात पहुंच जाए तो फिर भांडा फूट जाएगा, पकड़े जाएंगे। तो इनके लिए ड्रग्स मंगाना और ड्रग्स लेना दोनों बड़ा मुहाल और मुश्किल हो गया, और ड्रग्स के बिना दोनों रह नहीं सकते, परेशान हो गए। आखिर में इन्हें लगा कि यार बिना ड्रग्स के रहने से अच्छा है, जान खतरे में ही है, कोई बात नहीं, वापस पंजाब चलते हैं, अपना इलाका है, वहाँ अपने सोर्स है, संपर्क है, ड्रग्स तो मिल ही जाएगा। और यही सोचकर ये दोनों वापस पंजाब आते हैं। पंजाब आने के बाद इधर उधर रहते हैं, ड्रग्स का इंतज़ाम हो गया था। इधर कहते ये भी हैं कि जब गोल्डी बरार और लोगों को पता चला तो वो गुस्सा भी हुआ कि तुम वापस पंजाब क्यों जा रहे हो, लेकिन उसे ये भी पता था कि नशेड़ी इनको ज़्यादा समझाना मुश्किल काम है। तो इसी ड्रग्स के चक्कर में ये पंजाब में घूमते रहे, लेकिन फिर पुलिस भी इधर एक्टिव थी। फिर कहते हैं कि गोल्डी बरार ने ही इन दोनों को कहा कि चलो पंजाब में हो तो तुम अटारी तक पहुँचो, और अटारी पहुँचने के बाद वहाँ से कोई एक सोर्स होगा जो तुम्हें अटारी पार कराकर गोल्डी बरार का जो अपना एक नेटवर्क है पाकिस्तान में, सरहद पार तुम्हें वहाँ ले जाएगा, तो तुम सुरक्षित रहोगे पंजाब पुलिस से भी और बाकी की पुलिस से भी। तो ये सोच कर ये लोग अटारी पहुँचे थे। लेकिन इन दोनों की इस नशे की लत की कमज़ोरी, उससे पहले इनके मोगा में मौजूद होना और बाकी इनकी छोटी छोटी लतों और आदतों के बारे में जब परमदलीप ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को सब जानकारी दे दी तो उनके ये बड़ा काम आ गया, और इसी को पीछा करते हुए, फॉलो करते हुए आखिरकार वो अटारी तक पहुंचे, और जहां कल शाम को इनकाउंटर हुआ और दोनों की मौत हुई। अब पुलिस के लिए यह था कि अटारी पहुंचे, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इस हवेली का राज क्या है, आखिर दोनों हवेली में कैसे पहुंचे, उन्हें कैसे मालूम कि हवेली वीरान है खाली, उन्हें कैसे मालूम कि इस हवेली में कोई नहीं आता, हवेली का मालिक कौन है। तो पुलिस ने इसके ऊपर पूरी छानबीन की। अब ये जो सामने आई कहानी वो ये है कि इस हवेली का जो मालिक है, इस गांव में जो हवेली है, उसका नाम है बलविंदर सिंह बिल्ला। बलविंदर सिंह बिल्ला ने 6 महीने पहले लेकिन ये हवेली किसी और शख्स को बेच दी। बलविंदर सिंह बिल्ला के पुश्तैनी गांव इसी जगह पर है, और वो लोग अलग घर में रहते हैं। हवेली थोड़ी जर्जर है, पुरानी है, लेकिन हवेली के चारों तरफ बाजरे की खेती भी थी, बड़े बड़े फसल इस वक्त उगे हुए हैं, धान की बल्कि। तो 6 महीने पहले बेच दी, लेकिन जो नया मालिक है वो अभी तक हवेली में ना आया, ना उसने उसको फिर से बनाने की कोशिश की, तो वैसे ही वीरान पड़ी हुई है। और ये दोनों इन बातों को जानते थे, और इसीलिए इन दोनों ने इस हवेली को चुना कि एक तो हवेली के इर्द गिर्द कोई घर नहीं है, दूसरा चारों तरफ खेत है और धान लगा हुआ, इस वक्त फसल का वक्त है, तो फसल लंबी लंबी है, तो अगर कभी खतरे में आ भी जाएं तो उसके बीच में आड़ लेते हुए छुप सकते हैं, भाग सकते हैं। तो ये सोचते हुए इस हवेली में ही रहे, लेकिन कुछ गांव वालों की नज़र पड़ गई, कुछ अनजान लोग इस हवेली में। उसके बाद पुलिस तक बात पहुंची। इधर परमदलीप से छुटपुट जानकारियां मिल ही रही थी। इसके बाद ये बात एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तक पहुंची और फिर घेरा गया। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस हवेली के पुराने मालिक या नए मालिक, यानी कि बलविंदर सिंह बिल्ला का इन दोनों से कोई लिंक है, ये जानता है, या उस गांव में कोई इनका लोकल कांटेक्ट था जिसने उनको बताया कि ये हवेली आपके लिए बड़ा मुफीद है, यहाँ पे सुरक्षित है आप। तो इन सारी चीज़ों की अब पुलिस छानबीन कर रही है, और इस हवेली तक पहुंचने का जो कनेक्शन और जो राज है, फिलहाल उसको जानने की भी कोशिश कर रही है। इधर इस मौत की खबर रूपा के घर वालों को भी मिली। रूपा के पिता ने साफ कहा है कि उन्होंने अपने बेटे को 4 साल पहले ही बेदखल कर दिया था जायदाद से, और पिछले 2 साल से वो गांव कभी आया नहीं, ना शक्ल दिखाई, और उसने जो किया है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। और हम गांव के सरपंच और पंचायत बाकी लोगों से बात करके ये तय करेंगे कि हम उसकी बॉडी को ले कि नहीं लें, हम उसका अंतिम संस्कार करें कि नहीं करें, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा बेटा बहुत पहले ही मर चुका था। तो एक तरफ एक बाप का ये आपकी एक सोच देखिए कि जो अपने ही
मतलब इस बेटे को गलत रास्ते पर चला, माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे एक चीज़ ये भी होती है कि अगर घर में कोई एक मुजरिम है तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा घर ही मुजरिम है। कई ऐसे घर, कई ऐसे किस्से हैं जिसमें परिवार का एक शख्स बुरे रास्ते पर चल पड़ा लेकिन बाकी लोग अच्छे रास्ते पर। बल्कि इससे बेहतर मिसाल क्या है इसी में कि आप देखिए, एक रूपा गैंगस्टर बना और इसी घर से एक और लड़का, रूपा का भाई, भारतीय सेना ज्वाइन करता है। तो इससे भी हमें अपनी राय कायम करने में बड़ी आसानी मिलती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इन दोनों को नशे की लत तो पंजाब ले आई, दोनों को नशे की लत ने मार भी डाला। ऐसा क्यों? आप शायद जानकर चौंक जाएंगे कि पंजाब में एक स्टडी, एक रिपोर्ट आई है, हर 7वां शख्स ड्रग्स लेता है। मतलब हर 7वां शख्स ड्रग्स लेता है और इस ड्रग्स की वजह से बहुत बुरी हालत है पंजाब में। एक चंडीगढ़ में द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER, इसकी एक स्टडी हुई थी कुछ वक्त पहले और इसने ही ये खुलासा किया था कि पंजाब में हर 7वां शख्स एक या एक से ज़्यादा तरह के ड्रग्स लेता है। यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो पंजाब की कुल आबादी का 15.4% की पूरी आबादी, लगभग 15.5% आबादी ड्रग्स लेती है पूरे पंजाब की। एक ज़माने में पंजाब में दूध और लस्सी का कल्चर हुआ करता था, आज ड्रग्स। एक ज़माने में सबसे ज़्यादा सेना में पंजाब से ही लोग आते थे, आज इस मामले में भी इस ड्रग्स ने शायद खोखला इतना कर दिया कि अब 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है सेना में भर्ती के मामले में पंजाब। कुल आबादी का पंजाब में कहते हैं कि करीब 9 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं और इनमें से 3.5 लाख लोग तो पूरी तरह से एडिक्ट, मतलब वो बिना नशे के रह नहीं सकते। और ये भी है कि इस स्टेट में, पंजाब में, सिर्फ नशे से रिलेटेड हर साल, बल्कि हर महीने एवरेज करीब 150 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ नशे की वजह से, ओवरडोज और ये सारी चीज़ें। बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी होती हैं। तो कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है पंजाब में जहां पर ड्रग्स का सेवन ना होता हो। एक और सर्वे हुई थी पंजाब के जेलों को लेकर, इससे आप रूपा और मन्नू का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे नशे की लत थी इनको और कैसे मारे गए। पंजाब के अलग अलग जेलों की एक सर्वे कराई गई और जब सर्वे कराई गई तो पता चला कि पंजाब के जेल में बंद अराउंड 6,000 कैदी में से 40% कैदी ड्रग्स एडिक्ट, मतलब नशे के आदी। 40%। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि जेल में अगर 40% है तो उनको संभालना कितना मुश्किल होगा। ड्रग्स एडिक्ट के साथ एक और भी है, एक सुप्रीम कोर्ट का ये भी आया था कि आप उनको मुजरिम नहीं, पीड़ित मान के चलें। क्यों? अब एक ड्रग्स लेने की आदत है, उसको आप ड्रग्स नहीं मिलेंगे तो पता नहीं क्या क्या कुछ करेगा, कई बार ये भी हो सकता है मर जाए। तो अब यहाँ पे उल्टे जेल के ऊपर भी एक प्रेशर आता है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो तो कस्टोडियल डेथ में उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि अगर 40% हैं और पंजाब की जेलों में ड्रग्स आसानी से मुहैया, आपको पता है गैंग वॉर भी होता है, ये बिना जेल स्टाफ के मिली भगत के नहीं हो सकता। जैसे तिहाड़ में सब कुछ है, मोबाइल है, गैंगस्टर बैठ के किसी की कत्ल की प्लानिंग कर सकता है, सुपारी दे सकता है, लॉरेंस बिश्नोई ने किया ये सब। तो पंजाब की जेलों की भी यही हालत है। तो वहाँ पे भी ड्रग्स आसानी से पहुँच सकता है और ड्रग्स आसानी से पहुँचता है कैदियों तक। और पंजाब के जेल और उन कर्मचारियों को मालूम है कि सब एडिक्ट हैं, इसके लिए किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे दे सकते हैं। तो ये चीज़ें भी उनको बढ़ावा दे रही हैं। और ये हालांकि फिर ये हुआ था कि पंजाब में अगर ड्रग्स मिलता है या कैदियों तक पहुँचता है तो हर उस जेल के जेल स्टाफ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन कितनों के खिलाफ कार्रवाई होती है आप हम सब जानते हैं। तो पंजाब की जेलों की हालत भी आंखें खोलने वाली है कि वहाँ बंद लगभग 40% कैदी ड्रग्स लेते हैं। और ये जो सर्वे हुआ था उस वक्त, इसमें नाभा, मानसा, बरनाला, मुक्तसर, होशियारपुर समेत 11 डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के अलग अलग में जो जेल है, बड़ी बड़ी जेलें हैं, वहाँ पर ये सारा सर्वे किया गया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। तो नशा, गैंग वॉर, गैंगस्टर, पंजाब की जेल, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर उन्होंने पंजाब की सूरत और सीरत, जो एक खूबसूरत एक हरियाला प्रदेश, हरियाली जहाँ पे हमेशा मिलने को आई। हम लोगों ने तो कई बार फिल्मों में ही आप अगर देखें, यश चोपड़ा और उनकी वो लहलहाते खेत, उस खेतों के अंदर गाने, वो खूबसूरत सारे नज़ारे। लेकिन ड्रग्स ने धीरे धीरे वहाँ के नौजवानों को खोखला करना शुरू कर दिया और कहते हैं कि वहाँ के नौजवान बड़ी तादाद में पलायन भी कर रहे हैं। एक उसकी भी एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरीके से जो ख़ासतौर पे वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स इसके शिकार हो रहे हैं और
कहते हैं कि जो पंजाब से लगभग हर साल 45,000 स्टूडेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे हैं। और उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि इन बच्चों के माँ बाप के मन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाया, उनको स्कूल के बाद कॉलेज भेजा, तो हो सकता है वो भी ड्रग्स के आदी हो जाएं और बाकियों की तरह ड्रग्स लेने लगें, तो पूरा करियर, पूरी सारी चीज़ बर्बाद हो जाएगी। इस डर की वजह से माँ बाप जिनकी हैसियत है, या वो वैसे भी माँ बाप हैं जो कर्ज लेकर अपने बच्चों को कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम फ्यूचर इसका सुरक्षित रहेगा, तो तुम पढ़ने के लिए कम से कम पंजाब से निकल जाओ, किसी और स्टेट चले जाओ, विदेश चले जाओ, और वहाँ जाकर इनको पढ़ा रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि एक तो पंजाब में हर तीसरा मेल जो शख्स है और हर 10वीं फीमेल, मतलब हर 10 में से एक फीमेल, ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं। इनमें से 50% अफीम लेते हैं, कुछ 20% भुक्की और बाकी चीज़ों के आदी हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट के भी बारे में भी एक आया था इसी ड्रग्स की वजह से, कि एनुअल ड्रॉप आउट रेट जो है पंजाब में लास्ट अगर 15-16 की बात करें तो करीब उस वक्त 1.3% था, लेकिन अब 2016-17 में ये बढ़कर 3.3% हो गया, फिर ये करीब 4% तक पहुंच गया। और उसकी वजह भी यही है कि एक तो ड्रग्स, दूसरा माँ बाप का डर, अपने बच्चों को निकाल देते हैं। तो मालूम नहीं है ड्रग्स की वजह से कब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि कानून सख्त हो और दूसरा करप्शन ख़त्म हो, क्योंकि ड्रग्स का कारोबार बिना प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस इनकी मिलीभगत के नहीं हो सकता है। और अगर उन लोगों पर नज़र रख ली जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो शायद इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आसिफ मजहर, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आसिफ। साथ ही ज्योत्सना मकवाना जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ज्योत्सना जी। और नरेंद्र कुमार मकवाना जी ने भेजा है अमरेली से, उनकी पत्नी है ये। इसके अलावा आज तृप्ता जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तृप्ता, और ये अमृतसर से हैं। और बलवंत सिंह जी ने भेजा, उनकी वाइफ हैं। सतीश अग्रहारी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सतीश। पवन यादव, इनका कल जन्मदिन था, तो हैप्पी बर्थडे पवन, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। राहुल यादव ने भेजा है। साथ ही धीरज शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धीरज जी। और श्री गंगानगर अनूपगढ़ राजस्थान से हैं ये। इसके अलावा झरना प्रधान और दलेश्वर यादव, इनकी एनिवर्सरी है आज, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा शिवानी और रवि कुमार जी की भी एनिवर्सरी, आप दोनों को ही बधाई। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कल की कहानी और इस एनकाउंटर पे सवाल भी पूछे थे। उसमें से एक है उमेश गुप्ता, कनाडा से। इनका ये कहना था कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए इतने सारे शूटरों का इंतजाम क्यों किया गया था, आमतौर पर 1 या 2 शूटर होते हैं, यहाँ पे 6 थे। तो उमेश जी, इसका जवाब ये है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ये नहीं चाहते थे, एक तो कि किसी कीमत पर मिशन फेल हो और सिद्धू मूसेवाला जिंदा बचे। दूसरा, उन्हें मालूम था सिद्धू मूसेवाला के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, सिक्योरिटी मिली हुई है, और ऐसे में 1-2 शूटर ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए उनका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शूटर शामिल हो। इसके अलावा बहुत, हाँ, कई लोगों ने ये भी सवाल पूछा था, जैसे एक नवनीत भाई रे हैं, इसके अलावा धर्मू चौधरी हैं, कि कल की कहानी में आपने कहा था कि 4 लोग थे तो 2 ही मरे, तो बाकी 2 कहाँ गए। शुरुआत में वहाँ के एक एमएलए, उन्होंने ये बताई कहानी, और फिर शुरुआत में पुलिस ने कहा था कि उस हवेली के अंदर 4 लोग हैं, लेकिन ये खबर गलत थी। 4 नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही थे, और ये रूपा और मन्नू, इसके अलावा कोई नहीं था, और ये दोनों मारे गए। बाकी किसी के भागने या ना होने का सवाल नहीं है, तो वो क्लैरिटी आ गई कि 2 ही लोग थे। इसके अलावा अपूर्वा श्रीवास्तव, इन्होंने ये पूछा है कि सिद्धू मूसेवाले को जब 29 मई की शाम गोली मारी गई, तो उस कार में उनके साथ 2 और उनके साथी थे, वो कहाँ हैं और किस हाल में। तो वो दोनों, उनको भी जख्मी हुए थे, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं थी। दोनों का अस्पताल में इलाज हुआ, दोनों को पुलिस ने पूछा भी, ग्रिल भी किया, स्टेटमेंट लिए, और दोनों अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, और अब उसी गांव में है, मूसावाला गांव में, और बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा नवीन गौतम ने एक स्टोरी की फरमाइश की है सत्यम यादव ने, कि इन्होंने ये कहा, बड़ी अच्छी चीज़ कही है, कि क्राइम तक फैमिली से कहिएगा कि जो हमारे परिंदे होते हैं, पक्षी होते हैं, जो लोग घरों में कैद करके पिंजड़े में इसको रखते हैं, ऐसा ना करें, उन्हें भी आज़ाद रखें, और आज़ादी उनका भी हक है। और मुझे भी लगता है, पिंजड़े में जब हम लोग देखते हैं किसी परिंदे वरिंदे को, तो अफसोस होता है उनको, तब खुले आसमान में उड़ना चाहिए। हम अपने शौक़ के लिए उनको बंद करके रखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर जिनके पास भी है
और उस पिंजरे को खोल कर देखें, कितना सुकून मिलेगा। थैंक यू सत्यम यादव साहब। इसके अलावा सोनू धीमान है, थैंक यू आपका भी। हेमा शर्मा जी हैं, और साथ में ये एक दमार बहादुर गुरुंग जी नेपाल से हैं, और इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या आपकी अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के लाइफ में, करियर में कभी पुलिस से झगड़ा हुआ? कई बार हुआ, बहुत बार हुआ। कई बार स्पॉट पे हो गया, कभी वो भी सही थे, कभी मैं भी गलत था। ऐसा नहीं कि जब झगड़ा हुआ तो हमेशा मेरी ही, मतलब पुलिस की ही गलती हो। कई बार हो जाता है कंपटीशन में या फिर आगे निकलने की होड़ में, या कई बार गलत इसमें भी कि आप हमें रोक रहे हैं जबकि रोकना नहीं चाहिए, या कई बार इसमें भी कि जहाँ तक हमें जाना चाहिए हम उससे आगे क्रॉस कर रहे हैं अपनी लिमिट को। तो ये होता रहता है। एक क्राइम रिपोर्टर और पुलिस वाले का रिश्ता मियाँ बीवी जैसा ही होता है। इसके अलावा इन्होंने एक और सवाल पूछा है कि क्या कभी जज ने किसी अपने सगों को कोई सज़ा सुनाई? ऐसे बहुत सारे केस हैं जब जज के अपने सगे जो हैं वो सामने कटघरे में और सज़ा सुनाई। हालांकि अब धीरे धीरे चलन दूसरा हो गया कि कई बार अगर सामने कोई केस आता है और जज का उसकी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, तो जज पहले ही अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं कहते हैं कि हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, ताकि कोई उंगली ना उठाए। इसके अलावा जयंत भागवत जी हैं, सतारा से एक स्टोरी की फरमाइश की, एंड थैंक यू सो मच। देशराज मीना जी हैं, इन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर में कल ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तो मैं एक बार इसको कंफर्म करूंगा कि क्या इसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ से बैठकर कहना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ पंजाब पुलिस से भी और अपने रिपोर्टर साथी से भी, मंजीत सहगल, सत्येंद्र चौहान है वहाँ पे, तो फिर मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आमतौर पर वैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, आजकल तो कहीं पे भी वायलेंस हो तब भी किया जाता है। इसके अलावा कमल किशोर हैं, आयुष जुरमुरे हैं, प्रीति मैकिनन हैं, थैंक यू सो मच, कनाडा से हैं आपके मेल के लिए। इसके अलावा रमिंदर सिंह हैं एडिलेड से, और बिल्कुल आपके आइडिया का इंतजार रहेगा, एंड थैंक यू सो मच रमिंदर सिंह साहब इस मेल के लिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।